जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों आज से मैं आप लोगों को बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का जो एक पेपर है जिसका नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उस टॉपिक पे अब हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में क्या क्या टॉपिक हैं, कौन कौन से सर टॉपिक हैं, और उसी टॉपिक को हम लोग आप लोगों के साथ मिल करके चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि उसमें कौन कौन से तत्व हैं और उन तत्वों के गहराई में जा करके समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले उस टॉपिक में शिक्षण है, टीचिंग। तो हम लोग आइए समझते हैं कि टीचिंग है क्या। तो शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले अर्थ समझते हैं कि टीचिंग है क्या। तो शिक्षण कहा जाता है कि एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। क्या है? द्विमार्गी प्रक्रिया है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि दो ध्रुवी प्रक्रिया है। और ये जो दो ध्रुव होते हैं वो आपका एक तो ध्रुव होता है बालक और दूसरा ध्रुव होता है शिक्षक, और इन्हीं के बीच में ये शिक्षण का कार्य संपन्न किया जाता है। इसमें एक ज्ञानी होता है और दूसरा अज्ञानी होता है। ज्ञानी का सेंस यहाँ पर है कि जो ज्ञान देता है गुरु, और जो ज्ञान लेता है शिष्य, इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं ये शिक्षण होता है। और शिक्षक जो होता है वो सफलतापूर्वक, प्रभावशाली पूर्वक अपने छात्र के लिए शिक्षण कार्य करता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका ज्ञानार्जन हो सके। आप वैदिक काल में देखेंगे प्यारे बच्चों, तो जहाँ पर पुस्तक नहीं था, शिक्षण का जो कार्य होता था वो मौखिक रूप से किया जाता था, और छात्र उस मौखिक रूप से जो ज्ञान दिया जाता था, छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनते थे, स्वाध्याय करते थे, मनन करते थे, जिससे उनका ज्ञानार्जन होता था। आधुनिक समय में आप देख रहे होंगे कि एक पाठ्य पुस्तक आ गया है, और जो भी शिक्षण दिया जाता है उस पाठ्य पुस्तक के आधार पे ही आपको शिक्षण दिया जाता है, जिसका केंद्र बिंदु बालक होता है। और वो पुस्तक का निर्माण करते समय बालक को ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु कह सकते हैं निर्मित की जाती है। तो पहले के संदर्भ में कहा जाता है कि शिक्षा क्या है? द्विमार्गी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। किसके द्वारा? शिक्षण के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। प्यारे बच्चों, शिक्षण का अर्थ है पढ़ाना, शिक्षा देना, ज्ञान देना, ये शिक्षण का अर्थ होता है। यह एक शिक्षक शिक्षार्थी की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अंतःक्रिया है। शिक्षण जो होगा किसके बीच में होगा? एक शिक्षक के और छात्र के बीच में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है प्यारे बच्चों, ठीक है। एवं इस अंतःक्रिया का माध्यम पाठ्य वस्तु होती है। जो हम लोग अंतःक्रिया करते हैं उसका जो माध्यम होता है वो क्या होता है? पाठ्य वस्तु होता है। अगर बिना पाठ्य वस्तु का आपको आकर के, जैसे संत महात्मा प्रवचन नहीं देते हैं, अगर आकर के आपको प्रवचन दिया जाए, कुछ सामाजिक चीजें बताई जाए, तो आप एक दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, रोज विद्यालय आकर के ये कथा पुराण नहीं सुनेंगे। तो उसके लिए क्या बनाया गया है? पाठ्य वस्तु बनाया गया है। हम लोग पाठ्य वस्तु पर ही चर्चा करते हैं या अंतःक्रिया करते हैं, और छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनता है, ठीक। इस प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षार्थी को निर्धारित विषयों में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हेतु ज्ञान एवं कुशलता प्रदान करता है, और ये कुशलता का मूल्यांकन या सफलता, शिक्षक और छात्र के बीच में सफलता की प्राप्ति के लिए शिक्षक जो है
वो कुछ प्रश्न पूछता है और छात्र जो है उस प्रश्न का उत्तर देने अगर योग्य हो जाता है तो ये माना जाता है कि जो शिक्षण शिक्षक के द्वारा दिया गया वो कहीं ना कहीं सफल हो पाया है। अगर वो छात्र उसका उत्तर सही अनुक्रिया के द्वारा नहीं दे पाता है, इसका मतलब जो ज्ञान दिया गया, जो शिक्षण दिया गया, उतना प्रभावशाली नहीं हो पाया। तो इसलिए उसकी सफलता का मूल्यांकन बच्चों के उस उत्तर पर ही निर्भर करता है। ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं शिक्षण शास्त्र की, जो अंग्रेजी में हम लोग उसको पेडागोजी कहते हैं। तो शिक्षण क्या है? एक कला है जिसमें शिक्षक क्या करता है, बच्चों के सामने आकर के कक्ष में अपने कला का प्रदर्शन करता है, जिसमें बच्चों को शिक्षण कह सकते हैं स्किल डेवलपमेंट करता है, कौशल का विकास बच्चों को करता है। अब शिक्षक आएगा तो अपने कौशल का विकास करता है और बच्चों के अंदर वो ज्ञान का अर्जन कराता है। तो जो शिक्षक जितना ज़्यादा इस स्किल में निपुण होगा उतने अच्छे तरीके से वो शिक्षण का कार्य कर लेगा, क्योंकि कला का जो अर्थ होता है किसी भी कार्य को सर्वोत्तम तरीके से करना ही कला कहलाता है। तो टीचर भी अपने कार्य को जब एकदम अच्छे तरीके से जब बच्चों के सामने प्रस्तुत कर लेगा तब वही शिक्षण क्या है, उसका कला है। अगर उस कला में शिक्षक निपुण नहीं है, बच्चों के सामने जो शिक्षण देने आ रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि शिक्षण या शिक्षण शास्त्र जो है वो टीचर उसमें अच्छे तरीके से निपुण नहीं है। तो इसीलिए एक अच्छा शिक्षक जो होता है वो उसमें कला में निपुण होना चाहिए। ठीक है। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों हम लोग समझते हैं शिक्षण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। हमने पहले शिक्षण समझ लिया कि शिक्षण क्या है, अब उसके पश्चात हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। तो बियो स्मिथ कहते हैं कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। ठीक है। शिक्षण क्या है? क्रियाओं की एक विधि है, जो क्रिया शिक्षक के द्वारा किया जा रहा है। अब उसके लिए वो तमाम विधियां अपनाता है, मेथड अपनाता है। जैसे छोटे बच्चों में अगर शिक्षण कर रहा है तो हम विधि का प्रयोग करते हैं कि खेल विधि का प्रयोग करके बच्चों को सिखाएंगे, प्रयोग विधि के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे, कार्यशाला विधि से बच्चों को सिखाएंगे, शैक्षिक भ्रमण विधि से बच्चों को सिखाएंगे ना, छात्र सहभागिता विधि से पढ़ाएंगे, आगमन विधि से पढ़ाएंगे, निगमन विधि से पढ़ाएंगे। छोटे बच्चों के लिए व्याख्यान विधि थोड़ा सा कम प्रभावशाली होता है। तो ये तमाम विधियां हैं जिन विधियों का प्रयोग करके छात्र क्या कर रहा है, शिक्षक क्या कर रहा है, छात्रों को सीखने के लिए उत्सुकता जागृत कर रहा है ताकि उन विधियों का प्रयोग करके बच्चों को सिखा सके। तो ये टीचर करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है। ये स्मिथ कहते हैं। रायबर्न क्या कहते हैं? रायबर्न कहते हैं कि शिक्षण में 3 बिंदु होते हैं। वो 3 बिंदु कौन कौन से हैं? पहला तो शिक्षक होता है, दूसरा छात्र होता है और तीसरा जो होता है वो आपका पाठ्य वस्तु होता है। और इन्हीं तीनों के बीच में या इन्हीं तीनों के परस्पर जो है आंतरिक सहसंबंध के द्वारा ही शिक्षण किया जाता है। लिखा हुआ ना, शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला क्या है, संबंध है। अगर इसमें से एक भी नगण्य हो गया तो जो हमारे शिक्षण होगी वो क्या होगा, प्रभावित हो गया। अगर छात्र नहीं रहेगा तो हम शिक्षण किसको करेंगे? शिक्षक नहीं रहेगा तो छात्र अपने से बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं ग्रहण कर पाएगा। पाठ्य वस्तु नहीं रहेगा तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? तो इसलिए तीनों के बीच में सहसंबंध पाया जाता है और परस्पर एक दूसरे से क्या होते हैं, तीनों संबंधित होते हैं। इन्हीं के बीच में क्या होता है,
ये क्रिया जो होती है अपनाई जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, थोड़ा सा इसका नोट्स बना लीजिए ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर के बनते हैं वो आप आसानी से इसको लिख सकें। ठीक है, ठीक है। और 1-2 परिभाषाएं और हम लोग देख लेते हैं। बर्टन ने कहा है, तो बर्टन के अनुसार परिभाषा है, शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन एवं प्रोत्साहन है। शिक्षण जो है सीखने के लिए क्या करता है, तो टीचर जो होता है ना या कोई भी जो शिक्षण देता है तो क्या करता है, आपको सीखने के लिए मोटिवेशन देता है, प्रेरणा या प्रेरित करता है, आपका मार्गदर्शन करता है, पथ प्रदर्शन करता है, तभी आप सीखने के लिए क्या होते हैं, तत्पर होते हैं ना। तो इसलिए बर्टन ने क्या कहा है, शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा है, पथ प्रदर्शन है और प्रोत्साहन है। ठीक। क्लार्क महोदय के अनुसार शिक्षण क्या है, तो शिक्षण प्रक्रिया बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु निर्मित व प्रदर्शित की गई है। ठीक है, तो शिक्षण क्या है, व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए या लाने हेतु निर्मित व प्रदर्शित की गई है। देखिए, सीखना हमारा तभी कहलाता है जब आपके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो जाए। जैसे कि आप देखे होंगे कि ठंडी के मौसम में आग जलाया जाता है और आग जब जलता है तो उसमें से कुछ चिंगारियाँ निकलती हैं और छोटा बच्चा जो होता है वो जिज्ञासावश उस आग को छूता है। घर के परिजन उसको मना करते हैं, बेटा आग से जल जाओगे, वो नहीं मानता है। जो आग की कोई भी अंगीठी उस बालक के ऊपर आ जाती है और वो जल जाता है, तब उसको क्या हुआ, उस ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब उसको जब भी आप आग के पास ले जाएंगे वो कहेगा कि नहीं नहीं, हम आग के पास नहीं जाएंगे, जल जाएंगे। अब उसके व्यवहार में ये क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। यही क्या है, सीखना है। ठीक है, तो व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, सीखना। एडमंड एवं एमिडन के अनुसार शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक तथा विद्यार्थी के मध्य होती है। अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है। प्रक्रिया, देखिए शिक्षण हम बार बार कहते हैं कि एक प्रक्रिया है। जब भी कोई आपसे पूछता है तो आप कहते हैं कि हम अभी पढ़ रहे हैं, अध्ययन में हैं। तो अगर आप अध्ययन कर रहे हैं इसका मतलब आप शिक्षण की क्या है, प्रक्रिया में हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है शिक्षण परिणाम। जब आप पढ़ करके निकल जाते हैं तो परिणाम के रूप में हो जाता है, आपके पास रिजल्ट होता है तो वो परिणाम होता है ना। लेकिन अभी क्या है, जब आप लगे हुए हैं तो इसका मतलब आप प्रक्रिया में हैं। ये कहाँ चलता है, कक्षागत परिस्थितियों में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। टीचर आता है ना तो उसका एक लक्ष्य होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है। उसी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए ही ये क्या करता है, टीचर और छात्र के बीच में या मध्य में कह सकते हैं कि ये क्रियाएं होती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इन उपरोक्त परिभाषाओं से एक निष्कर्ष निकल के आता है कि जो शिक्षण है वो शिक्षण जो है वो छात्र शिक्षक इन्हीं के बीच में चलने वाली प्रक्रिया होती है और ये पूरा किया जाता है पाठ्य वस्तु के आधार पर। इनमें से अगर एक भी अगर वो नगण्य हो जाता है या उपस्थित नहीं होता है तो जो शिक्षण है वो प्रभाव या कह सकते हैं कि वो शिक्षण जो है वो प्रभावित होगी। तो इसलिए जो शिक्षण है तमाम परिभाषाओं से निकल के आया कि शिक्षण जो किया जाता है बच्चों को सीखने सिखाने के लिए किया जाता है, उनको ज्ञान देने के लिए किया जाता है। और ये जो ज्ञान देने वाला काम होता है वो शिक्षक करता है ताकि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए छात्र के। और आज के समय में जो भी पाठ्य वस्तु बनाया जाता है वो बालक को ध्यान में रख करके बाल केंद्रित बनाया जाता है ताकि हम उसको
सीखने के लिए प्रोत्साहित कर सके, उसका पथ प्रदर्शन करे, उसका मार्गदर्शन कर सके, जिसके उसके अंदर व्यवहारिक परिवर्तन हो जाए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो परिभाषाओं से यही निष्कर्ष निकल करके आता है। अब हम लोग समझ लेते हैं शिक्षण का क्षेत्र एवं प्रकृति। ठीक है, तो शिक्षण के आपने जो विविध परिभाषाएं देखी, जो शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा दिया गया था, कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है शिक्षण की परिभाषा, कुछ समाजशास्त्रियों द्वारा भी कहीं ना कहीं शिक्षण की परिभाषा दी गई है, आर्थिक या कह सकते हैं अर्थशास्त्रियों के द्वारा भी शिक्षण की परिभाषा दी गई है। तो इस आधार पे हम शिक्षण की जो परिभाषा है उसके आधार पर शिक्षण की प्रकृति का हमें पता चलता है कि शिक्षण की प्रकृति क्या है। अगर वही हम शिक्षण के क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में हम देखते हैं कि शिक्षण का जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है, बृहद है, बड़ा है। इससे कोई भी ऐसा क्षेत्र है जो अछूता नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो राजनीति, औद्योगिक और समाज का कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि नीति निर्माण से संबंधित या फिर व्यवसाय से संबंधित हर एक क्षेत्रों में शिक्षा का कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण स्थान है। बिना शिक्षा के बच्चा अपने अधिकारों को नहीं जान पाता है, बालिका अपने अधिकारों को नहीं जान पाती है, या समाज का हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों से परिचित नहीं हो पाता है। वो शिक्षा ही ऐसा है या शिक्षण ही कह लीजिए है जिसके माध्यम से लोग अपने अधिकारों के बारे में या फिर अपने क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तो इसका जो क्षेत्र है वो ये कह सकते हैं कि शिक्षण का क्षेत्र काफ़ी बृहद और बड़ा है। ठीक है, अब उसमें निम्नलिखित क्षेत्र हैं जिसमें हम बात करेंगे एक एक क्षेत्रों का, जिसमें पहला नाम आता है शिक्षण एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखेंगे ना, शिक्षण क्या है, एक सोद्देश्य प्रक्रिया है जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। उसी निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य को ध्यान में रख करके शिक्षण किया जाता है। बिना लक्ष्य का, बिना उद्देश्य का शिक्षण जो है वो नहीं किया जा सकता है। टीचर भी जब आता है तो कहीं ना कहीं एक उद्देश्य बना करके आता है कि हम जिन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उन बच्चों को ये आज सिखा लें। तो ये निश्चित उद्देश्य होते हैं और उसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास टीचर करता है। ठीक है, तो क्या है, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट है शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। ठीक, तो हमने बताया भी परिभाषाओं में कि शिक्षण क्या है, एक अंतः प्रक्रिया है जिसमें कौन से होते हैं, छात्र होता है, शिक्षक होता है, और इन्हीं दोनों के बीच में ही या अंतः क्रिया के चलता है। तो प्यारे बच्चों ये जो शिक्षण है वो अंतः क्रिया के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, तो शिक्षक एवं छात्र में से अगर कोई भी अगर अनुपस्थित हो जाता है तो ये जो क्रिया है वो संपन्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में ही ये क्रिया संपन्न की जाती है। तो इसीलिए इसको शिक्षण एक अंतः क्रिया या प्रक्रिया माना गया है। ठीक, उसके पश्चात है शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। तो शिक्षण क्या है, एक विकासात्मक प्रक्रिया है, और ये जो प्रक्रिया है वो बालक को ध्यान में रख करके निर्धारित की जाती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि कहा गया कि शिक्षण में बालक जो होता है वो मुख्य बिंदु होता है, और उसी को ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं पाठ्य वस्तु का निर्माण किया जाता है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो उन्हीं का सर्वांगीण विकास करने की बात की जाती है, जिसके लिए बच्चों का हम संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का डेवलपमेंट करते हैं, जिससे कि बच्चे का हम कह सकें चहुमुखी विकास कर सकें। तो क्या कहेंगे, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है।
ठीक। उसके पश्चात शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, इसमें 3 ध्रुव होते हैं ना। एक इसको ब्लूम महोदय ने बताया है, डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि डायग्राम में जो टॉप पे होता है उसमें आप देखेंगे कि शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है। और ये क्या होता है, सीखने का अनुभव। और यहाँ पे क्या होता है, व्यवहार परिवर्तन। इन्हीं तीनों ध्रुव के अंतर्गत कहीं ना कहीं ये शिक्षण जो है वो प्रक्रिया चलती है, ठीक। और सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है, सहसंबंधित होते हैं। तो शिक्षण का करने के पीछे क्या होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है। यही उद्देश्य बताया जा रहा है, एक निश्चित उद्देश्य होता है, ठीक है। अब बिना उद्देश्य का शिक्षण होगा नहीं। दूसरा, सीखने का अनुभव। टीचर क्या करता है, अपने अनुभव का प्रयोग करके बच्चों को सिखाता है, ज्ञान देता है, शिक्षा देता है। और जब शिक्षा देगा तो उस बालक में क्या होगा, व्यवहार परिवर्तन होगा, तभी सीखना माना जाएगा। और ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। इसको ब्लूम महोदय ने बताया है। और आप देखेंगे तो जॉन डीवी महोदय हैं, वो भी कहते हैं कि शिक्षण क्या है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है या त्रिमुखी प्रक्रिया है। उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने उसमें बताया कि इसके जो 3 ध्रुव होते हैं वो होते हैं छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम, ठीक है। तो छात्र को उन्होंने केंद्र बिंदु में रखा और उन्हीं को ध्यान में, टॉप पे कह सकते हैं उसको रखा। छात्र शिक्षक यहाँ पर होता है और पाठ्यक्रम यहाँ पर होता है। उसके पहले जॉन एडम्स आए। एडम्स महोदय कहते हैं कि शिक्षक क्या है, 2 ध्रुवी प्रक्रिया है। तो उसमें 2 ध्रुव की बात किया गया, एक तो शिक्षक था, दूसरा छात्र था, इन्हीं के बीच में अंतःक्रिया चलती है, ये बात, ठीक है। और अगर इसकी प्रकृति की बात किया जाए, क्षेत्र की बात किया जाए, तो ये कहा जाता है कि शिक्षण जो है कला एवं विज्ञान दोनों है। तो कुछ लोग कला इस रूप में लेते हैं कि जो हमारी शिक्षा है वो आप देखेंगे तो पारंपरिक रूप से चली आ रही है। शिक्षण देने का कार्य जब किताब नहीं था वैदिक काल में, तब भी शिक्षा दी जाती थी, मौखिक रूप से दी जाते थे, बच्चे गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान लेते थे, ठीक है। और वो कला धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई या आगे चलती चली गई, स्थानांतरण होता गया और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको हस्तांतरित किया गया। और करने के पश्चात आज भी आप देखेंगे तो ये शिक्षण देने की जो प्रक्रिया है आधुनिक समय में भी चल रही है। सिद्धांत इसलिए हम कहते हैं, विज्ञान इसलिए कहते हैं क्योंकि विज्ञान आप देखेंगे तो बदलती नहीं है। जो नियम और सिद्धांत, जो तथ्य हम भारत में पढ़ रहे हैं, वही नियम और सिद्धांत आप देखेंगे किसी भी चीज़ का, चाहे बल का हो गया, आर्किमिडीज का हो गया, वही नियम, सिद्धांत, तथ्य वो आप अमेरिका में, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ेंगे। तो ये जो शिक्षण है, ऐसा नहीं है कि भारत में शिक्षण अलग दिया जाएगा, वहाँ पर नियम सिद्धांत चेंज हो जाएगा। जो वहाँ दिया जा रहा है वो यहाँ भी दिया जा रहा है। बस क्या है, कला पढ़ाने का जो यहाँ पर तरीका कुछ और है, वहाँ पर तरीका कुछ और होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि शिक्षण क्या है, कला एवं विज्ञान दोनों है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके पश्चात कहा जाता है कि शिक्षण जो है निर्देशन एवं परामर्श का भी काम करता है। तो बच्चों को समय समय पर आप देखेंगे इसी शिक्षण के द्वारा उनको गाइड किया जाता है, उनको परामर्श दिया जाता है कि बच्चों
आप इन क्षेत्रों में जाएंगे तो व्यावसायिक शिक्षा जैसे ग्रहण करते हैं। बच्चे जब इंटर हाई स्कूल में रहते हैं ना तो उनके सामने विषय का चुनाव करना बड़ा कन्फ्यूजन का काम होता है। तो उनको ना शिक्षक के द्वारा कहीं ना कहीं शिक्षण में ही आप देखेंगे तो उनको ये निर्देशन एवं परामर्श दिया जाता है, तो उसका भी काम करता है, संप्रेषण का भी काम करता है। मैं आपको मौखिक रूप से अगर बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं नियम और तथ्य सूचनाएं जो दे रहा हूँ वो संप्रेषण के माध्यम से ही दे रहा हूँ। तो भाषा संप्रेषण करने में भी बहुत सहायक होता है। ये शिक्षण के द्वारा किया जाता है और लोग उस जो संप्रेषण किया जा रहा है मौखिक रूप से, शाब्दिक रूप से, उससे भी बच्चे या लोग सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षण का ये भी प्रकृति है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो भाषा संप्रेषण का काम भी शिक्षण करती है, ठीक है। अच्छा, शिक्षण जो है बालक को, व्यक्ति को समायोजन करने में भी सहायक होता है, ठीक है। वो किस तरीके से होता है, तो आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति जितना शिक्षा लिया हुआ है, जितना ज्ञान उसके पास है, वो अपने भाषा के माध्यम से जहाँ भी जाता है अपने आप को समायोजित कर लेता है। उसको समायोजन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। वो अपने ज्ञान के आधार पर, अपने बुद्धि के आधार पर अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेता है। जो लोग बहुत लोगों से बातें नहीं करते हैं, बहुत लोगों से मतलब अपने ज्ञान नहीं है उनके पास, तो उसके अभाव में कहीं ना कहीं वो अपने आप को एडजस्टमेंट करने में उनको असुविधा महसूस होती है। तो ये क्या है, अपने आप को समायोजित करने में भी मदद करता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं, शिक्षण की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, ये मैं आप लोगों को अगले क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही है। आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। धन्यवाद।